अनसुलझे मर्डर केस। 3 लाशें, 3 कप और 2 डंबल। 6 साल से कातिल आजाद दिल्ली की अनसुलझी मर्डर मिस्ट्रीज पर हमारे स्पेशल सीरीज में आज बात रोहिणी के एक परिवार की, जिसके 3 सदस्यों की उन्हीं के घर में 6 साल पहले नृशंस हत्या कर दी गई थी। मां बाप और उनकी 21 साल की बेटी मारे गए। दिल्ली पुलिस की हर यूनिट ने इस मामले की जांच की, हर एंगल को खंगाला गया। दिल्ली की अनसुलझी मर्डर सीरीज में आज बात रोहिणी के एक परिवार की, जिसके 3 सदस्यों की उन्हीं के घर में 6 साल पहले नृशंस हत्या कर दी गई थी। मां बाप और उनकी 21 साल की बेटी मारे गए। दिल्ली पुलिस की हर यूनिट ने इस मामले की जांच की, हर एंगल को खंगाला गया। सैकड़ों असामाजिक तत्वों के अलावा मृत परिवार के जानकारों, रिश्तेदारों व हर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई जो संदेह के घेरे में आया, लेकिन आज तक हत्यारों का सुराग हाथ नहीं लग सका। यहां तक कि पुलिस ने इस मामले में सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया था। बावजूद इसके आज भी यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। 6 साल पहले की वह खूनी रात बात 21 सितंबर 2012 दिन शुक्रवार की है। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर 17 पॉकेट बी में हत्या की वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घर में रहने वाले तीनों सदस्यों की हत्या कर दी गई है। मरने वालों की पहचान योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान, उनकी पत्नी रेखा और बेटी रोजी उर्फ करिश्मा के रूप में की गई। पुलिस को यह सूचना चौहान परिवार के ही एक परिचित ने दी थी, जो सुबह सुबह उन्हें बुलाने आया था, क्योंकि योगेंद्र और उनकी पत्नी को वैष्णो देवी जाना था। घर का दरवाजा खुला देख वह अंदर दाखिल हो गया। वहां योगेंद्र प्रताप सिंह के शव को देखकर वह घबरा गया और बाहर आ गया। पुलिस ने तीनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पुलिस को मौकाए वारदात से खून से सने डंबल भी मिले थे। वारदात वाली सुबह वैष्णो देवी जाना था। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर की सुबह योगेंद्र प्रताप व उनकी पत्नी रेखा को अपने पड़ोस के लोगों के साथ वैष्णो देवी जाना था। इलाके से कई लोग एक साथ वैष्णो देवी जा रहे थे। जब योगेंद्र व उनकी पत्नी सुबह बस में नहीं पहुंचे तो उन्हें बुलाने के लिए फोन किया गया। लगातार फोन मिलाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उनके एक पड़ोसी उन्हें बुलाने के लिए घर आए तो इस पूरी वारदात का पता चला। कई कोणों से की गई मामले की जांच पुलिस के अनुसार इस तिहरे हत्याकांड की जांच कई कोणों को ध्यान में रखकर की गई, या यूं कहें कि हर एंगल से मामले की जांच की गई, जिसमें लूटपाट से लेकर दुश्मनी ऑफ प्रॉपर्टी विवाद भी शामिल रहे, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा जिसके दम पर इस मामले को सुलझाने का दावा किया जा सके। अलग अलग फ्लोर पर पड़े थे शव। पुलिस के अनुसार इस तिहरे हत्याकांड में शव अलग अलग फ्लोर पर पड़े हुए थे। योगेंद्र का शव ग्राउंड फ्लोर पर, जबकि रेखा व रोजी के शव फर्स्ट फ्लोर पर पड़े मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि योगेंद्र और उनकी पत्नी रेखा की हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करके की गई थी, जबकि रोजी की हत्या गला दबाने के बाद तकिए से मुंह दबाकर की गई थी। रेखा का मुंह भी तकिए से दबाया गया था। पुलिस को यह बात अटपटी लगी कि हत्यारे ने पति पत्नी के सिर पर तो डंबल से वार किया, जबकि बेटी का गला दबाया। पुलिस ने यह अंदाजा भी लगाया कि पति पत्नी के जगह होने के कारण उन पर डंबल से वार किया गया हो और रोजी सोई हुई हो, इसलिए उसे गला दबाकर और तकिए से गला घोंटकर मार दिया गया हो। हत्यारे ने ली थी फ्रेंडली एंट्री। पुलिस के अनुसार जांच में जो पहली चीज सामने आई वह यह थी कि हत्यारे ने घर में फ्रेंडली एंट्री ली थी। पुलिस को मौके से 3 कप मिले थे, जिनसे मालूम हुआ कि हत्या से पहले इन लोगों ने चाय पी थी। चाय के 3 प्याले मिलना और दरवाजा खुला होना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति चौहान परिवार का परिचित था, जिसके लिए उन लोगों ने न सिर्फ खुद दरवाजा खोला था बल्कि उसे चाय भी पिलाई थी। इतना ही नहीं, जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था उससे यह भी लग रहा था कि हत्यारे को अंदर की लोकेशन मालूम थी। घर के मंदिर में बैठकर सीढ़ियां नजर नहीं आती, इसलिए कोई अनजान शख्स सेकंड फ्लोर पर जाकर बंद कमरे से डंबल लाकर वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। घर में एंट्री भी मेन गेट से ही हुई थी।
क्योंकि छत या फिर पिछले रास्ते के दरवाजों पर अंदर से ताला लगा हुआ था। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हत्यारे पुलिस के अनुसार चाय के प्याले 3 थे। योगेंद्र का शव ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला था। इससे यह प्रतीत होता है कि जब कोई मिलने आया तो चाय बनाई गई। यही कारण है कि पुलिस को लग रहा है कि हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। योगेंद्र के बेटे के थे डंबल। योगेंद्र और उनकी पत्नी रेखा की हत्या जिस डंबल से की गई थी वह उनके बेटे विक्रम प्रताप के थे। विक्रम की साल 2011 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। डंबल घर के सेकंड फ्लोर पर स्थित एक बंद कमरे में रखे हुए थे। ये कमरा विक्रम का था, जो उसकी मौत के बाद से ही बंद पड़ा था। विक्रम शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी त्रिनगर स्थित अपने मायके में रहने लगी थी। मोबाइल और लैपटॉप गायब। पुलिस के अनुसार घर से रोजी के लैपटॉप के अलावा उसका और योगेंद्र प्रताप के मोबाइल फोन भी गायब मिले। योगेंद्र प्रताप की 2 बेटियां और हैं जो अलग रहती हैं। उनकी एक बेटी हेमा व बहू ने जब घर का सामान आदि चेक किया तो यह दावा किया कि घर से लगभग 30,000 रुपये कैश के अलावा ज्वेलरी और चांदी के बर्तन गायब थे। इससे पुलिस को लूट या सेंधमारी का एंगल ज्यादा मजबूत लगने लगा। यह था चौहान परिवार का रूटीन। योगेंद्र प्रताप की बेटी हेमा ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां रेखा सुबह 4 बजे उठ जाती थीं और घर की साफ सफाई करती थीं। वह सुबह ही घर का मेन गेट भी खोल देती थीं। योगेंद्र व रोजी सोए रहते थे। इसके अलावा पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो यह भी मालूम हुआ कि योगेंद्र अक्सर ड्रिंक भी कर लेते थे। शाम को रोजी व उसकी मां रेखा फर्स्ट फ्लोर पर बने मंदिर में पूजा करते थे। उस समय योगेंद्र घर आ जाते थे और आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर लेते थे। कभी हुआ तो बच्चों के साथ खेल भी लेते थे। योगेंद्र के बारे में यह बात भी सामने आई कि वह कभी कभी कॉलोनी के लड़कों को डांट भी देते थे और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को भी डांट दिया करते थे। मौत से पहले हेमा के पति से हुई थी बात। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए जब योगेंद्र और रोजी के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की तो कुछ नंबर सामने आए। इनमें से एक नंबर योगेंद्र के दामाद और हेमा के पति का था, जो राजस्थान में रहता है। हेमा से उसका तलाक हो चुका है। 20 सितंबर को योगेंद्र ने फोन पर उससे बात की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई असामान्य बात सामने नहीं आई। इसके अलावा रोजी के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। ऊपर की मंजिल से शुरू की गई हत्या। पुलिस के अनुसार सीन ऑफ क्राइम को देखने से यह प्रतीत होता है कि हत्या की शुरुआत ऊपर से नीचे की ओर की गई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हत्या में प्रयुक्त डंबल सेकंड फ्लोर पर थे। रोजी फर्स्ट फ्लोर पर सोई हुई थी। हत्यारा डंबल लेने ऊपर गया होगा, या अगर वह सेंधमारी के मकसद से घर में घुसा तो वह सामान की तलाश में सेकंड फ्लोर पहुंचा, जहां उसे कमरे से डंबल मिले। डंबल से उसने रेखा और योगेंद्र की हत्या की होगी। बाद में उसे रोजी का पता चला तो उसने रोजी की हत्या कर दी। दूसरा अनुमान यह भी है कि डंबल लाने से पहले हत्यारा रोजी के कमरे में घुसा और फिर गला घोंट और तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद वह सेकंड फ्लोर पर गया, जहां उसे डंबल मिले। डंबल लेकर वह नीचे आया और फिर रेखा की हत्या करने के बाद योगेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया। कप पर मिले बाहरी व्यक्ति के डीएनए। पुलिस के अनुसार इस मामले में पुलिस ने न केवल साइंटिफिक बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मौका-ए वारदात पर मिले उन चाय के कपों का डीएनए टेस्ट भी करवाया, ताकि पता चल सके कि चाय पीने वाले परिवार के सदस्य ही थे या फिर कोई बाहरी भी था। एक कप का डीएनए परिवार के लोगों से मैच नहीं किया है और पुलिस की जांच अब इसी अजनबी की तलाश में जुटी हुई है। एक सेंधमार ने वारदात में शामिल होने की बात की थी स्वीकार, लेकिन जांच से जुड़े पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें चौहान परिवार के अपनों से लेकर अनजाने शामिल हैं। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस, दोस्त, कर्मचारी, सब। इन सब के अलावा इलाके के आवारागर्द, बैड कैरेक्टर, सेंधमारी करने वाले, छोटे मोटे अपराधी, सब। इनके अलावा सफेदी आदि का काम, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सभी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हाँ, इस दौरान एक हैरान करने वाली बात यह जरूर रही कि एक सेंधमार को किसी मामले में पकड़ा गया था,
जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस तिहरे हत्याकांड में शामिल होने की बात कही, लेकिन वह पूछताछ के दौरान वारदात का सीक्वेंस और मौका ए वारदात के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं बता पाया था, इसलिए उसे इस मामले में छोड़ दिया गया।